फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन ने स्थिर वैद्युतिकी के पहले अध्याय विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी के बारे में बता दिया था। अब आगे हम अन्य टॉपिक का अध्ययन करते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है आवेश। जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको यह बताया था कि आवेश जब स्थिर रहता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब आवेश गतिशील अवस्था में होता है गतिशील आवेश होता है तब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। अब इसके आगे अपन ये समझते हैं कि आवेश क्या होता है। सर्वप्रथम अब मैंने आपको जैसे ही बताया कि जब भी आवेश स्थिर अवस्था में होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जैसे ही आवेश गतिशील अवस्था में आएगा तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न हो जाएंगे। अब बात करते हैं आवेश की कि भाई आवेश होता क्या है। ठीक है, तो आपको मैंने ये बताया है कि आवेश स्थिर रहेगा तो विद्युत क्षेत्र, गतिशील रहेगा तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। तो आवेश जो होता है, पहली बात, आवेश किसी भी वस्तु का एक गुण होता है। पहली बात नोट कर ले, पॉइंट करें, आवेश जो है किसी वस्तु का वह गुण है वस्तु का। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। नोट करें इस बात को, यह वस्तु का गुण होता है। आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो हमेशा बात ध्यान रखें, आवेश वस्तु का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब आगे बात करते हैं अपन आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म में सबसे पहली बात, आप सभी को यह पता है कि प्लस और प्लस, अगर दो आवेश हो तो प्लस और प्लस के मध्य हमेशा
प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसी प्रकार से माइनस और माइनस आवेश के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अर्थात समान प्रकृति के आवेशों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, या फिर यह बोल दें कि सजातीय आवेशों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगली बात, अगर आवेश प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण बल कार्य करेगा। प्लस और माइनस आवेश है तो आकर्षण बल कार्य करेगा, अर्थात विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। तो पहला गुणधर्म समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो पहला गुणधर्म हो गया समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। अब अगला गुणधर्म समझेंगे। दूसरा, आवेश सदैव देखो ये सदैव लिख दिया मैंने यहां पर, आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है। सदैव इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यह बिल्कुल यूनिवर्सल बात है कि आवेश जो है वो हमें आवेश सदैव या हमेशा संरक्षित रहेगा। अब कैसे समझे इस बात को कि आवेश सदैव संरक्षित कैसे रहता है, तो इस बात को अपन समझते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लासेज में एक एग्जांपल लिया था, जैसे कि ये एक कांच की छड़ है, एक वस्तु है ए और इसको बोल दिया अपन ने ये है कांच की छड़, और ये वस्तु मैंने ले ली बी, जिसे मैंने बोला है सिल्क का कपड़ा। जैसे ये एक वस्तु है कांच की छड़ ए, ये सिल्क का कपड़ा है बी। जब इन दोनों कुचालक वस्तुओं को अपन रगड़ते नहीं हैं तो रगड़ने से पहले इस पर भी आवेश शून्य है, इस पर भी आवेश शून्य है, क्योंकि दोनों ही कुचालक वस्तु है। तो रगड़ने से पूर्व कुल आवेश, रगड़ने से पूर्व कुल आवेश 0 + 0 =
0। तो रगड़ने से पूर्व इन पर कुल आवेश कितना है? 0। माना कि जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा, जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो इस पर धनावेश आ गया, इस पर ऋणावेश आ गया। मान लिया मैंने कि इस पर 3 माइक्रोकुलाम का +3 माइक्रोकुलाम का धनावेश आ गया और इस पर -3 माइक्रोकुलाम का ऋणावेश आ गया। अब मैं रगड़ने के पश्चात कुल आवेश निकालूं। तो रगड़ने के पश्चात इस वस्तु का कुल आवेश है +3, इसका है -3, टोटल करें तो 0। अर्थात रगड़ने से पूर्व भी कुल आवेश 0 था, रगड़ने के पश्चात भी कुल आवेश 0 है। अर्थात आवेश जो होता है वो सदैव संरक्षित रहता है। जब दो कुचालक वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उन पर समान मात्रा में, इस पर भी 3 है, इस पर भी 3 है, समान मात्रा में, परंतु विपरीत प्रकृति का, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, समान परिमाण का किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। अर्थात रगड़ने से पूर्व तथा रगड़ने के पश्चात इन पर कुल आवेश का मान 0 के बराबर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आवेश सदैव संरक्षित रहता है। तो आपके 2 गुणधर्म हो गए कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। फिर दूसरा पॉइंट, आवेश सदैव संरक्षित रहता है। तीसरा गुणधर्म, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश उपस्थित होगा उसे अपन मूल आवेश कहेंगे और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है QE बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ME बराबर 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को अपन मूल आवेश कहते हैं और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये दोनों मान आपको याद रहने चाहिए। ये आपके न्यूमेरिकल में भी काम में आएंगे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। जब अपन थोड़ी देर बाद न्यूमेरिकल्स देखेंगे इन टॉपिकों के
तो आपको इनके मान याद करने पड़ेंगे। आपको ये मान ध्यान रहने चाहिए। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप ये मान अच्छी तरीके से याद रख लें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। अब आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगली बात, आवेशन की क्रिया। आवेशन की क्रिया। अब ये आवेशन की क्रिया क्या होती है पहले ये समझें। मैंने आपको बताया था कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु धनावेशित और एक वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। इस क्रिया को अपन कहते हैं आवेशन की क्रिया। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ने पर उन पर आवेश आ जाता है तो उस क्रिया को अपन आवेशन की क्रिया कहते हैं। तो आवेशन की क्रिया में मैंने आपको बताया एक वस्तु धनावेशित होती है और एक वस्तु ऋणावेशित होती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग देती है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अर्थात अब आप समझें, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो वो धनावेशित हो जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से बाहर निकल रहे हैं, और जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उस वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाएगा। अर्थात धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाएगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी अर्थात जो वस्तु ऋणावेशित होगी वो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। परंतु इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो बड़ा ही कम होता है। 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। इसका अर्थ यह है कि 9.1 के अंदर 10 की घात 31 का आप भाग लगाओ तो जो मान प्राप्त होगा वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो बहुत ही कम होता है। इसलिए जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं अर्थात जब वस्तु धनावेशित होती है तो धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान जो है वो घटता तो है, परंतु धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प मात्रा में घट जाता है। इसी प्रकार से जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है अर्थात जब वस्तु ऋणावेशित होती है तो उस वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प मात्रा में बढ़ता तो है परंतु अति अल्प मात्रा में ही बढ़ता है। तो आवेशन की क्रिया में धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प मात्रा में घट जाता है, जबकि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प मात्रा में बढ़ जाता है।
समझे भाई, आवेशन की क्रिया में धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प मात्रा में घट जाता है, जबकि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प मात्रा में बढ़ जाता है। अब अगर आपके पास ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए कि भाई धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान जो है वो अति अल्प मात्रा में घट रहा है, और वो बोले कि भाई कितना घट रहा है, या फिर ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प मात्रा में बढ़ रहा है, तो भाई कितना बढ़ रहा है, तो इसको आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? समझे, मान लिया कि ये एक वस्तु है ए, ये एक वस्तु है ए, और मैंने ये बोल दिया कि भाई इस वस्तु में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इसका मतलब ये वस्तु धनावेशित हो गई। सीधी सी बात। मैंने बोला कि भाई एक वस्तु है ए, और इस वस्तु ए में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो वस्तु हो गई धनावेशित। सबसे बड़ी बात। और धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प मात्रा में घट जाता है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई एक वस्तु को आपको धनावेशित करना है, तो धनावेशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सीधी सी बात, किसी भी वस्तु को अगर आपको धनावेशित करना है तो उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। पहली बात। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु को ऋणावेश से आवेशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सीधी सी बात, अगर किसी वस्तु को ऋणावेश से आवेशित करना है तो उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। ठीक है। अब अगर कोई वस्तु धनावेशित होती है तो अति अल्प मात्रा में उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, और अगर कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो उस वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प मात्रा में बढ़ जाता है। अब मैं ये बोलूं कि भाई इस वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मैंने व्यक्त कर लिया स्मॉल n से। किससे व्यक्त कर लिया? स्मॉल n से। अब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को मैंने व्यक्त कर दिया me से। इसका मान होता है 9.8 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। अब मैं बोलूं कि इस वस्तु का द्रव्यमान कितना कम हो जाएगा, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो द्रव्यमान में परिवर्तन का फॉर्मूला बनेगा NMe। n हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, me हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। भाई इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान आ जाएगा, और आपका ये पता पड़ जाएगा कि द्रव्यमान में कितनी कमी हो गई। अगर धनावेशित वस्तु है तो द्रव्यमान में कमी होगी, और अगर ऋणावेशित वस्तु है तो द्रव्यमान में वृद्धि होगी। तो द्रव्यमान में अगर आपको परिवर्तन निकालना है तो द्रव्यमान में परिवर्तन का फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान में परिवर्तन डेल्टा m बराबर NMe। n यहां n बराबर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसका मान कितना होता है 9.8 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। इस फॉर्मूले को आप याद रखें कि अगर आपको द्रव्यमान में परिवर्तन निकालना है, अब परिवर्तन आपका अगर वस्तु धनावेशित है तो द्रव्यमान में कमी आएगी, और वस्तु ऋणावेशित है तो द्रव्यमान में वृद्धि होगी। तो द्रव्यमान में परिवर्तन का मतलब कितने द्रव्यमान में कमी हुई या कितने द्रव्यमान में वृद्धि हुई। इसका फॉर्मूला बन गया आपका डेल्टा m बराबर
एन एम ई, एन यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो अगला गुण आपने पढ़ा चौथा कि आवेशन की क्रिया में धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प मात्रा में घट जाता है, जबकि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प मात्रा में बढ़ जाता है। अब अगला गुण देखते हैं। अब अगले गुण को अपन समझते हैं। पांचवा पॉइंट, आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता। अब आवेश की निश्चलता क्या होती है, इस बात को अपन समझते हैं। आवेश की निश्चलता, किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है, किसी भी वस्तु का आवेश जो होता है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो भी उसका मान वही रहेगा जो आवेश गतिशील होने पर होगा। अर्थात अगर आवेश स्थिर अवस्था में है या आवेश गतिशील अवस्था में है तो उस स्थिति में कभी भी आवेश का मान परिवर्तित नहीं होता। इसे ही अपन कहते हैं आवेश की निश्चलता। अर्थात किसी वस्तु का आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। स्थिर अवस्था तथा गतिशील अवस्था दोनों अवस्थाओं में वस्तु के आवेश का मान एक समान होता है। तो आवेश की निश्चलता वस्तु का आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात Q स्थिर बराबर होगा Q गतिशील के। इसे ही आवेश की निश्चलता कहते हैं। इसे ही आवेश की निश्चलता कहते हैं। ठीक है, आवेश की निश्चलता वस्तु का आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। अर्थात Q स्थिर बराबर होता है Q गतिशील। जब वस्तु स्थिर अवस्था में है तब भी वस्तु का आवेश वही रहेगा जो गतिशील होने पर, जो वस्तु गतिशील होगी तब भी वस्तु का आवेश वही रहेगा। अर्थात इसे ही आवेश की अपन क्या कहते हैं, निश्चलता कहते हैं। अब अगला गुण देखेंगे अपन। अब अगला गुणधर्म देखेंगे अपन। अगला गुणधर्म होगा आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता कि भाई आवेशों की योज्यता क्या होती है, ये चीज समझेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस वस्तु का आवेश ज्ञात कीजिए, ये आपका बोर्ड है,
और मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई इस वस्तु का आपको आवेश निकालना है। क्या निकालना है? आवेश। तो इस वस्तु का अगर आपको आवेश ज्ञात करना है तो आवेश ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके? दो तरीके। पहला होता है आवेशों की योज्यता। पहला तरीका है आवेशों की योज्यता। इसको समझेंगे तो आपको यह पता पड़ेगा कि भाई वस्तु का आवेश किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। मैंने बोल दिया कि ये एक वस्तु है, मान ली ये एक वस्तु है, और मैंने बोला कि भाई इस वस्तु का आपको कुल आवेश ज्ञात करना है। आपको इस वस्तु का कुल आवेश ज्ञात करना है। मैंने बोल दिया भाई कि इस वस्तु के इस भाग में या 3 माइक्रोकुलाम आवेश है, इस भाग में -2 माइक्रोकुलाम आवेश है, इस भाग में 5 माइक्रोकुलाम आवेश है, इस भाग में -6 माइक्रोकुलाम आवेश है, और शेष बचे हुए भाग में मान लिया कि यहां पर 2 माइक्रोकुलाम आवेश है। मैंने मान लिया कि इस वस्तु के इस भाग में इतना आवेश है, 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 और इस बचे हुए शेष भाग में इतना आवेश है। अब मैं आपसे बोलूं कि इस वस्तु का कुल आवेश ज्ञात कीजिए, तो आपको दिख रहा है सिंपल सी बात, इस आवेश को जोड़ दो, 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 और इस आवेश को भी जोड़ दो, तो क्या निकल जाएगा? इस वस्तु का कुल आवेश निकल जाएगा। इसका मतलब किसी वस्तु का कुल आवेश जो होता है वो उसके अलग अलग भाग में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है। किसी वस्तु का कुल आवेश उसके अलग अलग भाग में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है। इसे ही अपन आवेशों की योज्यता कहते हैं। किसी वस्तु का कुल आवेश उसके अलग अलग भाग में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है, इसे ही आवेशों की योज्यता कहते हैं। किसी वस्तु का कुल आवेश, किसी वस्तु का कुल आवेश उसके अलग अलग भाग में उपस्थित, किसी वस्तु का कुल आवेश उसके अलग अलग भाग में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, इसे ही आवेशों की योज्यता कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लें आप। आवेशों की योज्यता, किसी वस्तु का कुल आवेश उसके अलग अलग भाग में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है, इसे ही आवेशों की योज्यता कहते हैं। किसी वस्तु का कुल आवेश उसके अलग अलग भाग में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है, इसे ही आवेशों की योज्यता कहते हैं। अब आगे देखते हैं आप। अब मैंने आपको बोला था कि किसी भी वस्तु का अगर आपको आवेश निकालना है, अगर किसी भी वस्तु का आपको आवेश निकालना है तो इसके दो तरीके होते हैं। कितने तरीके? दो तरीके। समझे। अगला तरीका क्या है कि अगर मुझे इस वस्तु का कुल आवेश निकालना है और मैं आपको यह बता दूं
कि इस वस्तु के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। मुझे इस वस्तु का आवेश निकालना है और मैंने आपसे बोल दिया कि इस वस्तु के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। n का मान हो गया 3। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इस वस्तु के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वस्तु का कुल आवेश निकालो। तो सिंपल सी बात, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। सीधी सी बात। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1.6 × 10⁻⁹ तो सीधी सी बात, ये क्या निकल जाएगा? वस्तु का कुल आवेश निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या बन गया? ये है 3, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसको अपन QE से भी व्यक्त कर सकते हैं या E से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो Q बराबर LE। अगर वस्तु धनावेशी थे तो प्लस, और अगर वस्तु ऋणावेशी थे तो माइनस। तो सीधी सी बात, अगर किसी वस्तु का आपको कुल आवेश निकालना है, Q क्या है? किसी वस्तु का कुल आवेश। किसी वस्तु का कुल आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का, किसी वस्तु का कुल आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे ही आवेशों की, इसे ही अपन आवेश का क्वांटा कहते हैं। किसी वस्तु का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसे ही अपन आवेश का क्वांटा कहते हैं। तो अगला गुणधर्म, आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, अर्थात आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, अर्थात किसी वस्तु का कुल आवेश, किसी वस्तु का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का, किसी वस्तु का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है, इसे ही आवेश का क्वांटा कहते हैं। आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, अर्थात किसी वस्तु का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसे ही आवेश का क्वांटा कहते हैं। अर्थात फॉर्मूला नोट आउट करेंगे, Q बराबर प्लस माइनस NE। यहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है भाई। तो आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, अर्थात किसी वस्तु का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसे ही आवेश का क्वांटा कहते हैं। अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE। N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। और यहां पर आपके आवेश के गुणधर्म खत्म होते हैं। एक बात और समझ लीजिए भाई, ये मैंने लिखा है
आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। अब क्वांटीकृत राशि क्या होता है ये समझ लीजिए, ठीक है। छोटी सी बात है क्वांटीकृत राशि। अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक संख्या संभव है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 भी संभव है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 भी संभव है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 भी संभव है। परंतु अगर मैं बोलूं 1.2 इलेक्ट्रॉन, 1.3 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होती। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4 संभव है, परंतु 1.2, 1.3, 1.5 संभव नहीं है। तो क्वांटीकृत राशि ऐसी राशि जिसके कुछ मान तो संभव हो और कुछ मान असंभव हो, क्वांटीकृत राशि कहलाती है। ठीक है भाई। तो ऐसी राशि जिसके कुछ मान संभव व कुछ मान असंभव होते हैं क्वांटीकृत राशि कहलाती है। तो एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं, क्वांटीकृत राशि किसे कहते हैं। ये भी आप नोट आउट कर लें। क्वांटीकृत राशि ऐसी राशि जिसके कुछ मान संभव तथा कुछ मान, ऐसी राशि जिसके कुछ मान संभव तथा कुछ मान असंभव होते हैं। क्वांटीकृत राशि ऐसी राशि जिसके कुछ मान संभव तथा कुछ मान असंभव होते हैं, क्वांटीकृत राशि कहलाती है। तो ऐसी राशि जिसके कुछ मान संभव तथा कुछ मान असंभव होते हैं क्वांटीकृत राशि कहलाती है। और यहां पर आपका आवेश और आवेश के गुणधर्म का टॉपिक खत्म होता है। अगली क्लास में अपन आवेश का मात्रक देखेंगे। और जो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं, Q बराबर प्लस माइनस NE, एक ये फॉर्मूला, एक डेल्टा M बराबर NME, इन दोनों फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल के बारे में अपन अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।